नमस्ते। मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ। मेरी माँ आप लोगों के बीच में ही कहीं है ना? आपसे मिलने आई थी शायद। वैसे जब मैं माँ को खोज रही हूँ ना, तो आप में से कई लोग मुझे मेरी माँ जैसे ही लग रहे हैं। किसी का नाम वैदेही है, तो किसी का नाम मैथिली, कोई जनकनंदिनी, तो कोई भूमि, तो कोई सीता। सबके नाम अलग अलग हैं, पर कहानी एक जैसी है सबकी। वैसे आदिकाल से हम औरतों की कहानी लगभग एक जैसी ही होती है ना? घटनाएं जैसी भी हो, लेकिन मुझे लगता है उनके रुख को मोड़ के हम अपनी कहानी बना सकते हैं। मैं तो अपनी कहानी खुद लिखती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे ना कि ये कौन है जो बिना जान पहचान के बातें किए जा रही है। अरे माँ, आप यहाँ बैठी हो, चलो ना, आओ 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 ना माँ मेरे साथ। ठीक हूँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ, चलो तो सही आप मेरे साथ बैठ के बातें करें। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तो बीच बात बात तो होती ही रहती थी ना अपनी। हाँ तो मैं क्या बताऊँ माँ, मैं आपको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। माना माना कि 5 साल में कुछ तो ऊंच नीच हुआ होगा, लेकिन माँ हर छोटी बात तो मैं आपसे क्यों बताऊँ ना? अगर मैं हर छोटे प्रॉब्लम को लेके आपके पास आऊँगी ना माँ, तो ये मेरे परवरिश पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। अच्छा, चिड़िया के घोंसले से जब चिड़िया के बच्चे उड़ जाते हैं, तो वो तूफान का सामना खुद ही करते हैं ना। अपनी माँ से पूछने तो नहीं जाते कि माँ क्या करे, अभी कैसे उड़े। फिर मैं तो सिया हूँ, जानकी की सिया। मतलब मानेंगी नहीं, जान के ही रहेंगी जानकी जी। माँ, मैं परेश के साथ बिल्कुल खुश हूँ। मानती हूँ कि मेरे जीवन में ज़रूर कुछ मुश्किलें आई। मैंने भी सोने की हिरण पाने के लिए मचल गई। लक्ष्मण रेखा भी को भी लांधा मैंने। मुझसे अग्नि परीक्षा की भी अपेक्षा हुई, और मैंने भी वनवास काटा। लेकिन माँ, मैं जिंदगी की उन पगडंडियों पे चलते हुए जब कोई अवरोध आए ना, तो मैंने अपनी मंजिल पाने के लिए अपना ही रास्ता बना लिया। अब ये सारी बातें सुन के भी आप परेशान हो गई? पूरी कहानी सुन के ही मानेंगी ना माँ? आपको तो पता है ना माँ, मैंने और परेश ने शादी के बाद एक नया घर खरीदा। ये घर मेरा सपना था और परेश ने मुझे इसे तोहफे में दिया। हमने तय किया कि ये घर को जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ेगा उसके अनुसार सजाएंगे। लेकिन हमारे घर का हर कोना खुशियों से चमकता था। मैं और परेश अपने काम में बहुत व्यस्त रहते, लेकिन वीकेंड पे हम दोनों एक दूसरे को बहुत समय देते। मुझे वीकेंड पर बाहर जाना, बाहर घूमना, बाहर खाना अच्छा लगता। लेकिन परेश को घर पे रहना, टीवी देखना और आराम करना अच्छा लगता। तो हमने तय किया कि एक वीकेंड हम बाहर जाएंगे और एक वीकेंड हम घर पे रहेंगे। उस दिन फ्राइडे था और टीवी पर फुटबॉल मैच था। परेश तो फुटबॉल मैच को लेके पागल है, वो रात भर जग के देखेगा। और मुझे फुटबॉल समझता ही नहीं। और उस दिन मेरे फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी थी, गेट टुगेदर था। तो फिर मैंने कहा कि परेश, मैं पार्टी में चली जाती हूँ। तो फिर मैं निकल गई पार्टी में। मैं रात को ही लौट के आने वाली थी, लेकिन पार्टी काफ़ी देर हो गई। तो फिर मैंने सोचा इस वक्त ड्राइव करके जाना ठीक नहीं है, तो मैंने मैसेज कर दिया परेश को कि मैं सुबह ही लौटूंगी। और फिर सुबह करीबन 9 बजे मैं घर लौट के आई, तो देखी कि परेश के मम्मी पापा आए हुए हैं। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा, आंटी व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। आंटी ने कहा, हाँ हमको भी सरप्राइज़ ही मिला।
फिर वो दिन भर में वो पार्टी को लेके कुछ ना कुछ मुझे बातें सुनाती रही। शाम को मैंने चाय बनाई और आंटी को चाय देते हुए बातें करने लगी। मैंने कहा, आंटी एक बात पूछना चाहती हूँ। आपको शायद मेरा पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपके मन में क्या है ये मुझे ज़रूर बताइए। पहले तो आंटी ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन मैं बार बार पूछती रही तो उन्होंने कहा, सिया, परेश को छोड़ के पार्टी में क्यों गई? मैंने कहा, आंटी, परेश तो फुटबॉल का फ़ैन है, आपको पता है, और मुझे फ़ुटबॉल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और फिर वो पार्टी जो थी वो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स की थी, वहाँ वैसे भी परेश बोर हो जाते और मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे मिलना बहुत अच्छा लगता, इसीलिए पार्टी चली गई। तो फिर तुम रात को क्यों नहीं लौट के आई? आंटी, पार्टी तो शुरू ही 10 बजे हुई थी, 4 कब बज गए पता भी नहीं चला, और फिर देखा कि उस समय आने से अच्छा है कि सुबह आ जाऊँ, इट विल बी सेफ। एंड आंटी, वी आर ऑल मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल ना। आंटी, आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आंटी ने सिर हिला दिया। दूसरे दिन मैं आंटी को लेके शॉपिंग गई। परेश और परेश के पापा दोनों घर पे चेस खेल रहे थे और मैं आंटी को लेके शॉपिंग गई। रास्ते में मैं आंटी को बता रही थी कि आंटी, ये जो हम लोग कभी कभी अलग से समय बिताते हैं, वो स्पेस देना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा लगता है, दोनों को अच्छा लगता है। आंटी कुछ बात ही नहीं कर रही थी। फिर मैं आंटी की शॉपिंग के लिए लेके गई और वहाँ पर कुछ कपड़े खरीदवाए आंटी से, जो कपड़े जो आंटी पहनना तो चाहती है लेकिन घबराती है लोगों से। मैंने कहा, खरीदिए, पहनिए, अच्छा लगेगा आपको, लोगों की चिंता मत करिए। और फिर मैंने उन्हें एक बढ़िया सा स्पा कराया, फिर उनका मनपसंद लंच करवाया। कैसे सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। हम घर वापस आ रहे थे तो आंटी ने कहा, सिया, एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ, एक आदर्श पत्नी बनते बनते मैं कब अपने आप को खो ली पता ही नहीं चला। आज तुमने मुझे अपने आप से मिला दिया। ठीक कहती हो सिया, हम सबको वो थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच सिया बेटा। माँ, उनके आंखों में आंसू थे। और पता है, परेश कहते हैं मैंने उनकी माँ पे काला जादू कर दिया। काले जादू का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मेरे सर पर कुछ काली घटाएं ज़रूर छा गई। परेश अपनी नौकरी छोड़कर एक स्टार्टअप शुरू किए, सरयू। सरयू जो है अपने देश के छोटे गांव और छोटे शहर के स्टूडेंट्स को अपने देश के बड़े शहर के कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक ऐप के द्वारा जोड़ रहे थे। परेश का कहना था कि गांव में काफ़ी हुनर होता है जो कि जानकारी के अभाव में वहीं ख़त्म हो जाता है, और वैसे भी परेश को देश की उन्नति के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। परेश जी जान से इस प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। मैंने भी अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली। मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी और इसी सिलसिले में मुझे 3 महीने के लिए अमेरिका जाना था। मैं 3 महीने के लिए वहाँ गई और फिर वापस आकर प्रोजेक्ट को ख़त्म किया। मेरे काम की बहुत सराहना हुई, बहुत खुश हुए सब लोग और मुझे प्रमोशन मिला। सरयू भी बड़ी तेज़ी से बह रही थी, तो हमने सोचा कि इसी बहाने हम एक छोटा सा पार्टी दे देते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और परेश के कुछ फ्रेंड्स। अच्छी पार्टी अरेंज की थी मैंने। पार्टी अच्छी चल रही थी, इतने में मुझे बालकनी में कुछ बातें सुनाई पड़ रही थी। परेश के 2 दोस्त वहाँ बातें कर रहे थे। मैं दीवार की आड़ से सुनने लगी। वो कह रहे थे, पता है ये सिया को प्रमोशन कैसे मिला? हाँ,
बॉस मेहरबान रहता है सिया पे। अरे भाई, जब बॉस को खुश रखोगे तो प्रमोशन तो बनता ही है ना। इत्तेफाक से वहाँ परेश भी खड़े थे। मैं गुस्से से तमतमा गई। परेश ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, इग्नोर सिया, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, इनको मैं डील करता हूँ। कुछ देर बाद सब हॉल में बैठ के खाना खाए और मैं सबके लिए आइसक्रीम लेकर आई। सबको आइसक्रीम देकर मैंने म्यूज़िक बंद किया और फिर परेश के वो दो दोस्तों को संबोधित करते हुए कहा, कुछ देर पहले आप लोग बालकनी में बात कर रहे थे ना कि मुझे प्रमोशन बॉस को खुश करने के लिए मिला था। आपको क्या लगता है लड़कियों को प्रमोशन उनके कैलिबर से नहीं, बॉस को खुश करने से ही मिलता है? बाय द वे मिस्टर दास, आप भी तो एक 1000 की टीम को लीड करते हैं ना? लड़कियां तो होंगी ही उसमें। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर करीबन 20 लड़कियों को आपने प्रमोशन दिया। इस बार कितने का इरादा है? वैसे आप बड़े खुश नसीब हैं। वो क्या है, रावण तब भी थे, अब भी है। सीता तब भी अकेली ही लड़ी थी और अब भी अकेली ही लड़ती है। लेकिन अब सीता बेबुनियादी बातों पर अग्नि परीक्षा नहीं देती है। सीता ने अपनी विचारधारा बदल दी है। लेकिन अफसोस, सोसाइटी में आज वो धोबी मौजूद हैं जो कि सीता मैया को जंगल भेजने के लिए राम को मजबूर किया। अरे, आपकी तो आइसक्रीम पिघल गई है मिस्टर दास। लाइए, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। बाय द वे, यू वांट मी टू पुट मोर चेरीज? माँ, जब मेरे आत्मसम्मान को कोई चोट पहुंचाता है ना, तो पता नहीं मेरे वो विनम्रता और सहनशीलता कहीं खो जाते हैं। उस घटना के बाद परेश मुझ पर बहुत गर्व करने लगे। कह रहे थे, भी तुम तो कहानी में ट्विस्ट ला देती हो। कुछ देर और चलता तो वो दास खुद अग्नि परीक्षा के लिए राजी हो जाता। हम लोग अपने काम में बहुत अच्छे से सेटल हो गए थे। अब हमने तय किया कि हमें 2 से 3 होना चाहिए। मैंने भी परेश से कह दिया, देखो परेश, मैं ये नौकरी ज़िंदगी भर नहीं करने वाली। मैं तो अर्ली रिटायरमेंट लूँगी, बच्चों के साथ अपना बचपन फिर से जीऊँगी और ज़िंदगी की शाम हम साथ गुजारेंगे, एक साथ, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। बहुत ही सपने बुन रही थी, सुनहरे सपने। लेकिन गोल्ड माइन की वो सुनहरी चमक मेरे आँखों को चुंधिया दी थी। माँ, गोल्ड माइन अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसने मुझे एक शानदार जॉब ऑफ़र दिया। पैसा, ओहदा, ऐशो आराम सब कुछ दे रहे थे वो लोग। और मैं तो जैसे छोटी बच्ची की तरह मचल गई, इतनी खुश हो गई। और फिर परेश से जिद कर बैठी कि हम सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं वहीं। परेश ने समझाने की कोशिश की, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं तो जिद ही कर बैठी कि नहीं, जाना ही है। परेश ने समझाया कि वो सरयू को अभी छोड़ के कैसे जाएंगे। मैंने कहा, परेश, सरयू तो वहाँ से भी ऑपरेट हो सकता है। सिया, मैं यहाँ कितना ट्रैवल करता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है वहाँ से करना। परेश, चलते हैं ना प्लीज़। ये इतना अच्छा जॉब ऑफर किसी को मिलता है क्या? कैसे छोड़ दूँ मैं? तब परेश ने कहा, सिया ऐसा करो, तुम जाकर ज्वाइन कर लो और फिर क्या है, कभी 6 महीने में मैं आ जाया करूँगा या तुम आ जाना। फ़ोन पे तो रोज़ बातें होती ही रहेंगी ना। मेरा मन तो झूल रहा था, कभी परेश की तरफ तो कभी गोल्ड माइन की तरफ। मैं अमेरिका पहुंच गई परेश के बिना।
शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। रोज परेश से फ़ोन पे बात करती, परेश यहाँ इतना अच्छा है, ये अच्छा है, आप आओगे तो अपन वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, पता नहीं कितनी सारी बातें हो जाती। लेकिन जैसे जैसे मेरी व्यस्तता बढ़ती गई, हमारी बातचीत कम होती गई। कभी कभी 1 हफ्ता बात नहीं होता, फिर धीरे धीरे 10 दिन तक बातें नहीं होती। अभी तो 15 दिन हो गए बात करके। और जब वीकेंड पर थक के घर में पड़ी रहती हूँ ना, तब ऐसा लगता है कि काश परेश भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। मैं कभी अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूने का गुमान करती, तो कभी अपने ही चुने हुए वनवास के सन्नाटे में रोती। उसी वक्त मुझे और परेश को 2 से 3 बनाने वाले ने मेरे कोख में धीरे से दस्तक दी। ये खबर तो परेश को गले लगाकर बताने वाली थी। मैंने झटपट फ़ोन ढूंढा। वहाँ तो रात के 2:30 बजे होंगे, परेश सो रहे होंगे। वहाँ सुबह हो जाएगी तो मैं बता दूंगी। लेकिन मेरी आँख कब लग गई मुझे ही पता नहीं चला। सुबह जब आँख खुली तो ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। सोचा शाम को आकर ज़रूर बता दूंगी। ये कहानी पूरे 4 दिन चली, कभी यहाँ रात तो कभी वहाँ रात। तब मुझे लगा मैं कर क्या रही हूँ, क्या चाहती हूँ मैं ज़िंदगी से। परेश से शादी करने का निर्णय मेरा था। अर्ली रिटायरमेंट और बच्चों के साथ बचपन जीने का सपना मेरा था। परेश के साथ ज़िंदगी की शाम गुजारने की, एक दूसरे का ख्याल रखने का ख्याल मेरा था, ख्वाहिश मेरी थी। तो फिर जिसके साथ ज़िंदगी का बड़ा समय गुजारना है, उसे तो मैं पीछे छोड़ आई। और फिर ये नन्ही सी जान, इसे तो पाल पोस कर मैं बड़ा कर लूँगी, उतनी सक्षम हूँ मैं। लेकिन जब मैं उसे हवा में उछालकर अपने बाजुओं से तो मैं थाम लूँगी, लेकिन उसे परेश के मजबूत बाहों की सुरक्षा का अनुभव ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। मैंने झटपट फ़ोन उठाया। वहाँ रात के 3 बज रहे होंगे, परेश सो रहे होंगे। कोई बात नहीं, सुबह भी तो हो जाती है। हेलो हेलो परेश, मैं सिया। हाँ सुनो, कुछ बात बतानी है। वो जो अपना स्टडी है ना, उसे हम नर्सरी बनाएंगे। एक झूला रखेंगे और बहुत सारे खिलौने। थीम तो रेनबो ही होगा। मैं आ रही हूँ शुक्रवार को। शनिवार को हम बाहर जाएंगे, चाट खाएंगे। परेश, उसे आने में पूरे 5 महीने हैं। तब तक के तुम्हारा सारा समय मेरा। क्या पता तुम पापा बनने के बाद मुझे समय दोगे या नहीं। हाँ परेश, हाँ हाँ मैं लौट के आ रही हूँ। माँ, मैं वापस आ गई अपने घर, अपने परेश के पास। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना आत्मनिर्भरता नहीं होता है। अपने ज़िंदगी के फैसले अहम को छोड़कर, तोल मोल कर, समझदारी से लेना ही आत्मनिर्भरता है। और ये सब कुछ मुझे आपने सिखाया है माँ। मैं सिया, जानकी की सिया। ठीक किया ना माँ मैंने।